हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि न्यूज़ में आए हैं। और हमारा आज का मेन आर्टिकल जिसका हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे वो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप। अभी रिसेंटली हमारी इंडियन इनवॉय हैं, उन्होंने यूएन में एक स्टेटमेंट दिया है जो कि एक तरह से इन्होंने एग्जैक्टली नाम नहीं लिया है चाइना का, बट इनका जो स्टेटमेंट है वो चाइना को ही इंडिकेट कर रहा था कि चाइना की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी जो चाइना खेलता है, एक तरफ बातें करता है कि हम टेररिज्म से लड़ाई करेंगे और दूसरे साइड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव अपना अप्रोच दिखाता है हमारे बॉर्डर रीजन पे, साउथ चाइना सी में। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और एक आर्टिकल आया था जो कि चाइना के न्यूज़पेपर में आया है और उसमें एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंडिया विशेस टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन टू वॉच द टाइगर्स फाइट। मतलब कि इंडिया जो है, एक तरह से कहा जा रहा है, वहाँ के एक इनके ऑथर जिन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा उसमें बोला है कि इंडिया को ये बोल रहे हैं कि माउंटेन पे बैठ के आराम से टाइगर्स फाइट, ये टाइगर फाइट में कौन है? यूएसए है और चाइना है। तो इनका ये कहना है कि ये जो फाइट हो रहा है इसमें एट द एंड किसको फ़ायदा हो रहा है? इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ की बायस्ड मीडिया, आप जानते ही हैं चाइना जो है कितना ज़्यादा, वहाँ की जो मीडिया है बायस्ड है, वो बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता तो उनके खिलाफ कौन बचा? इंडिया। तो वैसी ही चीज़ रहती है। आप जानते हैं इंडिया चाइना का जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो कि 175 है 180 डे कंट्रीज़ में। तो आप जान रहे हैं उनकी मीडिया क्या कुछ भी बोल सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसलिए हमारा इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके कुछ कुछ फील्ड देखेंगे कि हम लोग इंडिया चाइना के जो रिलेशन है। पहले तो हम इकोनॉमी और ट्रेड में देखेंगे, जो कि मेन रीज़न है इंडिया और चाइना कोऑपरेट करते हैं। जो चाइना है इंडिया को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया एक तरह से नेट इम्पोर्टर है। और दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है इंडिया चाइना के बीच में वो करीब 92.6 बिलियन डॉलर के अराउंड होता है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जैसे आप जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, ये सब जो है एक तरह से इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करते हैं। और आप जानते हैं सिस्टर सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है जो कि करीब 14 सिस्टर सिटीज़ हैं कि इंडिया की कोई सिटी को और चाइना की कोई सिटी को, दोनों को सिस्टर बहन बहन बना दिया गया और दोनों को एक तरह से डेवलप किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काफ़ी समय से चली आ रही है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि फुजियान तमिलनाडु, क्वांजाओ चेन्नई। और उसके बाद अगर डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो आप जानते हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया और चाइना के बीच में। और फिर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, अब पाकिस्तान है इसमें, आप जानते हैं। तो ये एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन किया जा रहा है इनके द्वारा। और पॉलिटिकल डोमेन में अगर देखा जाए पॉलिटिकल में, तो आप जानते हैं कि ब्रिक्स हैं, सार्क हैं, G20 हैं, बहुत सारी ग्लोबल जो है बहुत सारे ग्लोबल संगठन है जिसमें जो है चाइना और इंडिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। और आप जानते हैं बहुत ही समय से जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि करीब 9 के अराउंड। इनमें मेन पार्टीज जैसे कि हमारी BJP आती है, कांग्रेस आती है, और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं जिनके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो फिर इंडिया और चाइना का हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इनका काफ़ी लंबे समय से, जब से आप जानते हैं करीब एक ही समय के अराउंड चाइना और इंडिया जो है दोनों को इंडिपेंडेंस मिली है, तो उसके बाद से दोनों का कॉपरेशन देखा जा रहा है। बीच बीच में काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं दोनों के रिलेशन के बीच में, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे एशिया की अगर बात होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे मेन इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया और चाइना आती है। तो दोनों में इंगेजमेंट भी होता है इंडिया चाइना के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जब 1950s का टाइम था, 1960s का टाइम था, जब इन जो आप जान रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म, कोल्ड वॉर वाला सीन चल रहा था। कैपिटलिस्ट कंट्री एक साइड थी, कम्युनिस्ट कंट्री एक साइड थी। तो उस वक्त आप जानते हैं जो इंडिया ने किसका, चाइना का ही साथ दिया था जब इंडिपेंडेंस हुई है। उसके बाद आप जानते हैं बंडुंग 1955 की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसने एक तरह से कहा जाता है NAM जो है इसको जन्म दिया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, जो कि धीरे धीरे उस वक्त जो भी कंट्रियाँ
आज़ाद हो रही थी, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं उनसे जिनको आज़ादी मिल रही थी, वो सारी कंट्रीज़, करीब 29 कंट्रीज़ ने इन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और वो सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने प्लेज किया था कि ये जो वर्ल्ड में जो कॉलोनिज्म है उसके खिलाफ काम करेंगी सारी कंट्रीज़ जो नई नई आज़ाद हुई थी। तो ये बंडिंग जो 1955 का कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें चाइना भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आप जानते ही हैं, जब यूएनएससी की मेंबरशिप की बात हुई, जो परमानेंट सीट जिसके लिए आज भी लड़ाई हो रही है, तो उस वक्त जब इंडिया की बात आई थी, इंडिया के पास ये जब सीट के लिए ऑफर दिया गया था, तो इंडिया ने सजेस्ट किया था चाइना जो है उसका ज़्यादा अच्छा दावेदार है उस सीट का, तो चाइना को दिया जाए। तो उस वक्त चाइना ने सीट अपना ली थी, तो आप जानते हैं। तो ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें रहीं, और इंडिया की हमेशा से चाइना फर्स्ट स्ट्रेटजी शुरू में रही है। तो वो ये किस तरह से हम देख सकते हैं इंडिया ने चाइना को कितना सपोर्ट किया है हिस्टोरिकली अगर देखें। और रिसेंटली आप देख रहे हैं चीज़ें बहुत सी चेंज भी हुई हैं कि आप जानते हैं जब इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सबसे पहला जो वॉर हुआ था 1962 का, फिर उसके बाद से चोला इंसिडेंस हुआ था 67 में, फिर 1987 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को डिटेरियोरेट करती हैं, कि ख़राब कर रही हैं। तो वो हम देखेंगे कि क्या है। पहले तो आप जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से रीज़न रहा है कि ये चाइना जो है, चाइना और ये पाकिस्तान की इंडिया से दिक्कत है, तो ये इसका ज़्यादा फ्रेंड बनने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से भी इस चीज़ का भी चाइना फ़ायदा उठाता है कहीं ना कहीं। आप जानते हैं जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना बाकी आसपास की कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, तो ये कहाँ से होके जाती हैं, हमारे पीओके से होके जाती हैं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा, वहाँ से ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये यहीं से जाता हुआ है, जिसमें इंडिया ने कई बार इसके कंसर्न दिखाए हैं। और अगर कंसर्न देखा जाए तो आप जानते हैं मसूद अजहर की लिस्टिंग की बात अक्सर होती थी। जैश ए मोहम्मद का ये लीडर था, ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो जब भी इसकी बात होती थी तो चाइना जो है वो इसको वीटो कर देता था। जैसे आप जानते टॉप ये जो 5 परमानेंट है यूएनएससी में, तो अगर एक भी अगर नहीं मानेगा तो वो चीज़ को वीटो कर दिया जाएगा। तो अक्सर चाइना जो है इस चीज़ को वीटो कर रहा है, तो एक तरह से इंडिया के अगेंस्ट ये जो हमेशा ये मुद्दा उठाया जाता है तो उसके खिलाफ ही रहता है। और देखेंगे जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमेशा फैलाया जाता है, जो पाकिस्तान इंडिया में कर रहा है, तो इसको भी एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। आप जानते हैं जब न्यूक्लियर डील की बात हुई थी, इंडिया जो है, चाइना ने एक तरह से खुल के नहीं, लेकिन जितनी भी सपोर्ट होती है वो चाइना ने ही प्रोवाइड की है पाकिस्तान को। सीपैक की बात हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में थी। आप ये देख सकते हैं जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कैसे यहाँ से होता हुआ जाता है। जो कशगर रीजन है चाइना का, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले रीजन में, वहाँ से होता हुआ ये ग्वादर पोर्ट तक जाता है, जो कि चाइना ने इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इस ग्वादर पोर्ट पे। तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। फिर उसके बाद आते हैं अपने आर्टिकल पे, जो कि नेक्स्ट आर्टिकल मून लाइटिंग के बारे में बात हो रही है। तो मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट अभी न्यूज़ में आई है। ये क्या है? ये अभी रिसेंटली आप इनको अगर पहचानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन है? इनका नाम है रिशाद प्रेम जी। रिशाद प्रेम जी जो कि किसके, विप्रो के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो मून लाइटिंग जो चीज़ है, मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको इनका कहना है कि एक तरह से चीटिंग है। जो लोग भी ये काम करते हैं तो वो एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं। तो ये चीटिंग क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए बोला गया है चीटिंग है, तो ऐसा क्यों है, तो ये होता क्या है? तो मून लाइटिंग सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी बंदा, मान लीजिए आप किसी भी प्राइवेट फर्म में, विप्रो है, टीसीएस है, इन सब में अगर आप काम कर रहे हैं और आपका मान लीजिए 8 से 4 बजे तक का जॉब है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्री होते हो तो आपने कोई और जॉब कर ली, जैसे कि मान लिए कुछ लोग स्विगी में जो है डिलीवरी कर रहे हैं, ओला कैब या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, ताकि इस वाले मनी के साथ साथ बाकी पार्ट टाइम और भी वो इन्वेस्ट करके वो कुछ एक्स्ट्रा जो है पैसा कमा सके, अपनी इनकम का अदर सोर्स जो है, सेकेंडरी सोर्स उसको जनरेट कर सके। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है मून लाइटिंग। तो इन्होंने ये जो है वर्ल्ड को पॉपुलराइज कर दिया है
क्योंकि कहा जा रहा है कि मून लाइटिंग की वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग भी अगर ये वाला काम करते हैं मून लाइटिंग, तो एक लीगली ये गलत नहीं है, आपको कोई लीगली गलत नहीं है, आपके पास समय बच रहा है, बाकी में काम कर रहे हो तो उसमें लीगल, लेकिन एक एथिकली गलत हो रहा है। एथिकली गलत कैसे हो रहा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा समय आप अगर अपनी जो मेन प्राइमरी जॉब है उसको नहीं दे पा रहे हो, तो एक तरह से आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो। तो ये एक कुछ चीज़ें इसमें एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। और एक तरह से आपका मान लीजिए आप जो इस वाली जो पहली आप जॉब करते हैं उसके थ्रू अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो आप लीकेज हो सकती है आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तो बहुत सारी इसकी जो दिक्कतें हैं वो सामने आई हैं। तो बस एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये है क्या मून लाइटिंग, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं जो कि हेल्थ केयर हाईलाइट से रिलेटेड है। तो अभी ये नेस्कॉम की रिपोर्ट आई है, इन्होंने बोला है हेल्थ केयर जो इंडिया का है वो बहुत चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो कि कुछ इसका रीज़न क्या है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं इंडिया में, तो उसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर है उसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है, काफ़ी पॉजिटिव सेक्टर में इसका जो है इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो जैसे कि कुछ इसका डेटा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि इनका कहना है कि करीब 73% के अराउंड जो एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले जो हेल्थ सेक्टर में जितना खर्चा होता था, करीब ये 2019 के डेटा से इसको कंपेयर किया जा रहा है, तो अभी हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया तो अच्छी चीज़ है, जो लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। इसका श्रेय जाता है बहुत सारी जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, जैसे कि हो गया ई संजीवनी, जिसमें आप जानते हैं फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है, होम मेडिसिन करके, जैसे होम डिलीवरी टाइप होता है, तो ये ई संजीवनी हो गया। और फिर आयुष्मान भारत आप जानते ही हैं, फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है हेल्थ सेक्टर को। तो इस रिपोर्ट ने कुछ बताया है जो जिससे फ़ायदे हो रहे हैं इंडिया में, कि इंडिया में जो लोगों की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज़ हो रही है। जो कि आप जानते हैं लाइफ जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है, जो अगर 2011 के सेंसस में देखी गई थी, वो करीब 67-68 के अराउंड थी। ये कहा जा रहा है कि अब इंक्रीज़ होगी, करीब 70 ईयर्स हो जाएगी। तो आप इसके फ़ायदे देख रहे हैं। तो इस रिपोर्ट ने कुछ हाईलाइट किए थे। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि मिसिंग फीमेल से रिलेटेड है। मिसिंग फीमेल एक कॉन्सेप्ट है, इसे ये क्या होता है कि क्या होता है, आप जानते हैं कि लोग इंडिया में पैट्रियार्की बहुत ही हाई लेवल पे है, और लोग जैसे बच्चा होने से पहले जो उसका है सिलेक्शन करते हैं, उसका सेक्स सिलेक्शन करते हैं कि लड़का हो गया लड़की होगा। जो लड़की होती है तो उसका अगर चाहे जो कि इलीगल है इंडिया में तब भी, लेकिन इसका जो है बहुत जगह पे लोग इलीगली भी करते हैं। तो ये एक जो रिपोर्ट है जो कि प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा दी गई है, तो इन्होंने ये बताया है कि मिसिंग फीमेल के जो कॉन्सेप्ट है, मिसिंग फीमेल में क्या होता है कि अब बर्थ से पहले ही अगर किसी फीमेल को जिसको मार दिया गया है, अगर नहीं मारा जाता तो जो है ये जो इनकी जो फीमेल की जो नंबर है वो क्या होते, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है मिसिंग फीमेल। ठीक है, कितनी बर्थ होती फीमेल की अगर उनके साथ ऐसा काम ना किया जाता। तो ये जो रिपोर्ट है ये इसी को हाईलाइट करी। तो इसका बड़ा ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है। इस रिसर्च ने क्या बताया है कि जो सन बायस्ड वाले, जैसे लोगों के अंदर जो सन बायसनेस थी लड़के को लेके, वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई है इस वक्त। और करीब जो इस वक्त अभी जो लोग पहले के अराउंड, जो कि 2010 का डेटा दिया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 लाख लोगों ने जो है इसको वुमेन को, ये जो बर्थ मिसिंग केस आया था बेबी गर्ल का, जो कि 4.8 लाख था, जो कि अब डिक्रीज होके करीब 4.1 लाख हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है कि इंडिया, आप देख सकते हैं बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप एक तरह से उसमें हाईलाइट कर सकते हैं इस डेटा को, इस रिपोर्ट को, कि उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देख सकते हैं लोगों के बीच में अवेयरनेस। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात कर रहा है अन्ना मानी जी के से रिलेटेड। ये अन्ना मानी जी कौन है? इनको अभी आप जानते हैं गूगल जो है अपना डूडल बनाता रहता है। वो जो गूगल का लोगो होता है आप देखते हैं, उसी में नीचे के साइड वो कोई भी उस डे से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होती, किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए गूगल जो है डूडल उसकी कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने तो डूडल ने अभी अन्ना मानी जी हैं तो उनका जो है डूडल बनाया था, ये आप देख सकते हैं, ये डूडल था।
तो इस डूडल में ये बताया गया है, ये जो अन्ना मानी जी के बारे में था। तो ये अन्ना मानी जी हैं कौन? ये अन्ना मानी, इनको कहा जाता है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की पहली फीमेल साइंटिस्ट थी। किससे? जो कि फिजिक्स साइंटिस्ट थी, जो वेदर से रिलेटेड जो है इन्होंने, मतलब पहली फिजिक्स साइंटिस्ट थी वेदर की, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो इनको पॉपुलरली वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये रही अन्ना मानी जी। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि गरबा डांस से रिलेटेड है। गरबा डांस जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस। आप जानते हैं गुजरात का फेमस डांस है, आपने देखा होगा ये सॉन्ग, इसमें ये लोग डांस कर रहे हैं। तो गरबा डांस, इसका जो मेन ओरिजिनेशन है गुजरात से हुआ है। और ये बात हो रही है कि इसको यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट नहीं, हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, उसमें इसको इंक्लूड किया जाएगा। अभी भी इंडिया में बहुत सारे डांस, जैसे आपने जानते होंगे कलबेलिया डांस है, और भी डांसेस हैं इंडिया के जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अभी बात हो रही है गरबा को भी किया जाएगा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। फिर इसके बाद लास्ट आर्टिकल जो कि पैलेडियम से रिलेटेड है, पैलेडियम और नियॉन से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है, आप जानते हैं मेटल है, आपने इनका नाम सुना होगा। ये अभी न्यूज़ में आए हैं। ये न्यूज़ में इसलिए आए हैं कि अभी आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो उसकी वजह से जो ये जो मेटल है इनमें क्राइसिस देखी जा रही है, क्योंकि मेन जो रशिया और यूक्रेन है ये एक्सपोर्टर रहे हैं पैलेडियम की। अगर बात करें तो पहले पैलेडियम की हम लोग बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेड इन रशिया। ये पैलेडियम की एक पैलेट है जो कि रशिया में बनाई गई है। तो ये एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है। ये एक मेटल है जिसको करीब 1803 में इसको डिस्कवर किया गया था। जो मेटल है ये सिल्वर कलर का होता है। मेनली ये रशिया में पाया जाता है। करीब पूरे वर्ल्ड का 44% जो है वो रशिया के पास ही होता है, और रशिया इसका मेजर एक्सपोर्टर है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका मेनली यूज़ होता है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में होता है, ज्वेलरी बनाने में होता है, और डेंटल फिलिंग में, दांत में जो फिलिंग की जाती है, जो लोगों का दांत खराब हो जाता है तो उसके बीच में जो कैविटी हो जाती है उसमें फिलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पैलेडियम का। और फिर इसको जो है फ्यूल सेल में भी इसको यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट ये जो है हमारा नियॉन की बात कर रहा है। तो नियॉन जो है ये मेटल जो है ये एक गैस है, इनर्ट गैस है, जो कि कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, जिसमें ना ही कलर होता है ना ही कोई गंध होती है। और इसकी जो डेंसिटी होती है थोड़ी हल्की होती है, जो कि 2/3 इसकी डेंसिटी होती है एयर की। जो हमारी एयर की जो डेंसिटी है उससे 2/3 होती है नियॉन की डेंसिटी। तो ये इसको मेनली यूज़ किया जाता है लाइटिंग में। आप देखते हैं नियॉन बल्ब देखते होंगे आप, और मेनली लाइटिंग वाइटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें नियॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और नियॉन सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? वो आती है यूक्रेन से। यूक्रेन पूरे वर्ल्ड का 70% के अराउंड जो है सप्लाई यूक्रेन करता है। तो इसका नियॉन जो है, और जब से ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है उसके बाद से, जब जानना है ये दोनों कंट्रियाँ ऑलरेडी क्राइसिस में है, तो वहाँ से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो कंट्रीज डिपेंडेंट है उन पे, तो उसकी क्राइसिस भी साथ में हो गई है। तो ये नियॉन और ये पैलेडियम आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।